हल्दी घाव जल्दी भर देती है ना दीदी। ये तो शरीर पर लगे घाव हैं, पर अपनों के दिए हुए जो घाव मन में लगे हैं वो तो कभी नहीं भरेंगे। हाँ दीदी, वो तो है। इतना कहकर रत्ना रसोई घर में चली गई। अपनी 13 साल की बेटी से किसी बात पर नाराज होकर जल्दी जल्दी में पलंग पेटी से नीचे उतारने लगी और उसका लोहे का कोना एड़ी के ऊपर वाले हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। मैंने जल्दी से जख्म को हल्दी से भर दिया ताकि खून रुक जाए। ये लीजिए दीदी, हल्दी वाला दूध। रत्ना ने दूध का गिलास आगे बढ़ाया। दूध? शाम के 4:30 बज रहे थे। अभी तो चाय का टाइम है रत्ना, मैंने कहा। हाँ मुझे पता है, आपका चाय पीने का मन है। अभी ये दूध पीकर 1 घंटा सो जाइए, उठने पर आपको बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। मैंने बेमन से दूध पिया और लेट गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। जख्म पर लगी हल्दी की तीखी जलन रह रह कर उठ रही थी, मानो हल्दी कह रही हो, मैं आपका जख्म जल्दी भर दूंगी। मैंने अपने पलंग पर लेटते हुए बाहर देखा। हॉल में बैठी हुई मेरी बेटी मुंह फुलाए फोन चलाने में लगी हुई थी। आजकल वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी। उसका व्यवहार अपने पापा जैसा हो गया था। खैर ये जख्म तो 1 सप्ताह तक ठीक हो ही गया था, पर वक्त ने मुझे बहुत जख्म दिए थे। 14 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस वक्त अपने माँ पिताजी का घर छोड़ते हुए मन उदास था। धीरे धीरे ससुराल के रंग में ढल गई। ससुराल में सब लोग अच्छे थे, सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, ननंद। परंतु पति का स्वभाव कुछ अजीब था। कभी बहुत बातें करते थे, कभी बिल्कुल भी बातें नहीं किया करते थे। बहुत कम बातें करते थे। उनके चेहरे पर नाराजगी ज्यादा और मुस्कान कम होती थी। शादी के 2 साल बीतते बीतते हमारे आंगन में एक नन्ही गुड़िया खेलने लगी। सब बहुत खुश थे। इन्हें भी नए मेहमान का आना अच्छा लगा, पर कभी खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करते थे। मैं तो अपनी नन्ही परी को पाकर इतना खुश थी कि मेरे पैर जमीन पर नहीं टिकते। पूरा समय उसका देखभाल करने, उसे खिलाने, उसके साथ खेलने में निकल जाता। मेरी नन्ही सी परी घर में सबकी लाडली थी, लेकिन उसके पापा अपने ऑफिस के काम में ज्यादा व्यस्त थे और कभी ज्यादा वर्कलोड हो तो बेटी की तरफ देखते भी नहीं थे। धीरे धीरे मुझे उनका स्वभाव समझ आने लगा। इन्हें ना तो अपनी बेटी और बीवी के साथ समय बिताना पसंद था, ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से ज्यादा बातें करते थे। मेरे पति एकांत प्रिय थे। ऑफिस का काम, मीटिंग, बॉस और ऑफिशियल टूर, यही उनकी लाइफ थी। कभी घूमने भी नहीं जाते थे, ना कभी सिनेमा देखने जाते थे। कभी जाते भी थे तो अपने खास मित्र के साथ, जो बिल्कुल उनकी तरह हो। बेटी के आ जाने के बाद हम दोनों के बीच काफी दूरी आ गई थी। बेटी का ध्यान रखने में इन्हें समय नहीं दे पाती थी। इनके मन के मुताबिक काम नहीं होता था तो नाराज हो जाते थे। अब तो हमारे बीच लड़ाई और बहस और ज्यादा होने लगी थी। अपने पति का बुरा बर्ताव सहते सहते किसी तरह 3 साल बीत गए। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी और अब मैं भी सर्विस करना चाहती थी। सास ससुर की सहमति तो थी, परंतु मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाके काम करूं। ससुर जी ने बहुत मुश्किल से उन्हें राजी किया और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली। मेरे पास मोंटेसरी का सर्टिफिकेट होने से मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। मेरे पति का बर्ताव अच्छा नहीं होने के बावजूद भी मैं अपनी लाइफ में खुश थी। अच्छी जॉब, अच्छा परिवार, इतनी प्यारी बेटी, इतना ही काफी था मुझे खुश रहने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत में तो मेरे लिए कुछ और ही लिखा जा चुका था। आगे मेरे लिए और भी मुश्किलें इंतजार कर रही थीं। मुझे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वेतन भी अच्छा था। मैं अपने ससुराल में खुश थी, सबका साथ था और मेरी प्यारी बेटी मिस्का के साथ वक्त और भी अच्छे से गुजर रहा था। पर आगे का सफर मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। मैं इससे अनजान थी। काजल बेटा, नीचे आ जाओ, मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज दी। शाम को हम सभी बैठक में चाय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक मेरे पति समीर ने घर में प्रवेश किया। उन्हें ऑफिस से जल्दी आता हुआ देखकर हम सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे अक्सर रात 8:30 बजे या 9 बजे तक आते थे। कभी कभी तो काम ज्यादा होने की वजह से 12 बजे तक आते थे।
क्या बात है बेटा, आज इतनी जल्दी? सासू माँ का वाक्य पूरा होने से पहले वो बोल पड़े, वो माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरा ट्रांसफर भी हो गया है। ये सुनकर पहले धक्का लगा मुझे। मैंने महसूस कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है। काजल, जल्द से जल्द जाने की तैयारी शुरू कर दो, मुझे 2 दिन बाद ज्वाइन करना है, समीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पर बेटा, अचानक ये ट्रांसफर कैसे आ गया? मेरे ससुर जी ने पूछा। वो पापा, कुछ महीने पहले मैंने बॉस से अपने प्रमोशन के लिए कहा था। उन्होंने प्रॉमिस किया था, जैसे होगा जहां होगा मैं तुम्हारा प्रमोशन जरूर करूंगा। पिछले कुछ महीनों से वे मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश थे, अतः उन्होंने कलकत्ता वाली ब्रांच में मुझे एमडी की पोस्ट सौंप दी है। वहां रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलने वाला है विद फर्नीचर, इसलिए जरूरी सामान के साथ पैकिंग शुरू कर दो। मेरी तरफ देखे बिना ही कहते हुए अपने कमरे में चले गए। हमारे जाने की खबर सुनकर सभी उदास थे। ये समीर के अचानक ट्रांसफर की बात समझ नहीं आ रही है, माँ जी ने कहा। हाँ, इतने महीने से ऑफिस में बात चल रही थी और ये समीर आज बता रहा है हमें, ससुर जी नाराज होकर बोले। अब रहने भी दीजिए, उसका स्वभाव ही ऐसा है, किसी से भी तो खुलकर बातें नहीं करता है वो। बस बहू और हमारी गुड़िया के जाने से घर सूना हो जाएगा, माँ उदास मन से बोली। मेरा भी मन उदास हो गया था। पूरे परिवार को छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिसे ना तो अपनी बीवी से लगाव है ना ही बेटी से, जबकि हमारा सबसे करीबी रिश्ता उनसे ही था। माँ जी, आप और पिताजी हमारे साथ कलकत्ता चलिए ना, नई जगह है, हमें भी अच्छा लगेगा और मिश्का को भी अच्छा लगेगा, वैसे भी उसे आपसे ज्यादा लगाव है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, पर कुछ ही महीने में नवरात्र है, फिर दशहरा और फिर दिवाली। त्योहार अपने घर पर मना लें, फिर हम आ जाएंगे, जब तक तुम जाकर अच्छे से घर सेट कर लो। माँ जी की बातें सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे तो जाना ही था। वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने परिवार को छोड़कर जाना था। पहले अपने माँ पिताजी को छोड़कर आना पड़ा, अब आज दूसरे इस परिवार से भी दूर जाना था। लंबी सांसें लेकर सोच रही थी, तभी समीर चिढ़ते हुए बोले, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने सबके पैर छुए और आंसुओं से सबसे विदाई ली। सुबह कलकत्ता पहुंचकर हमने पहले ब्रेकफास्ट किया और कुछ ही देर में समीर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे। मेरे पूछने पर बोले, तुम बाकी सब काम करके लंच रेडी रखना, मैं आता हूँ कुछ ही घंटों में। नया शहर, नई जगह, घर भी सेट करना था, मिश्का का भी ख्याल रखना। क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ एक वाइफ की होती हैं? पर किससे बोलती, किससे लड़ती? इन्हें तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। जैसे तैसे मैनेज करके मैंने खाना बनाया और सामान जमाते जमाते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिश्का तो खाना खाकर सो गई थी, सफर से थक गई थी। मैं भी सफर से बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे तो समीर का अभी और इंतजार करना था। लंच का वक्त होते होते शाम हो गई, लेकिन समीर अब तक नहीं आए थे, ना ही कोई मैसेज। रात करीब 9:30 बजे समीर आए और आते ही बोले, तुम खाना खा लो। मेरी नई स्टाफ के साथ मीटिंग थी और हमारा डिनर वहीं हो गया। आप वहां लंच डिनर सब कंप्लीट कर चुके, लेकिन क्या एक बार भी आपको मेरा और मिश्का का ख्याल नहीं आया? इस नए शहर में ना कोई जान पहचान, ना कोई खाने की व्यवस्था, पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। हमने क्या खाया, कैसे मैनेज किया? आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, ना मिश्का के बारे में। सुबह से लेकर अब तक का सारा गुस्सा एक साथ समीर पर निकाल दिया। मुझे लगा समीर शर्मिंदा होकर माफी मांगेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो क्या मैं अब तुम दोनों के लिए अपना काम छोड़कर खाना बनाऊं, घर जमाने में तुम्हारी सहायता करूं? समीर मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे। क्यों, क्या तुम अपनी वाइफ की सहायता नहीं कर सकते? अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकते? ओ कम ऑन काजल, ये काम पतियों का नहीं है, ये तो पत्नियों का काम है। अब मैं इतनी बड़ी पोस्ट संभालने वाला हूं और ऐसे औरतों वाले काम करूंगा तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी? ये औरत और मर्द वाली बात नहीं है, मैंने कहा। पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं, दोनों मिलकर घर संभालते हैं। वहां तो माँ बाबूजी सब मेरे साथ होते थे, यहाँ तो मैं अकेली हूँ।
नई जगह है, कुछ और नहीं तो आज के दिन तो मेरा हाथ में काम बटा देते, लेकिन आप तो बस। मैं दिन भर से बहुत थक चुका हूं और लेक्चर नहीं सुन सकता। मैं सोने जा रहा हूं। मेरी बात बीच में ही काटकर समीर सोने चले गए। रात के 12 बज रहे थे। समीर और मिश्का दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। नई जगह होने से मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह आंखें भारी भारी लग रही थी। चाय नाश्ता करते ही समीर ने आदेश दिया, मुझे अभी 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ मुझे पता है, आपका लंच रेडी करना है, मैंने गुस्से में कहा। नहीं, अब आज से तुम्हें मेरे लंच की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे लंच कंपनी से मिलेगा। कुछ ही देर में समीर तैयार होकर कंपनी के लिए निकल गए। एमडी की पोस्ट के लिए कंपनी ने समीर को सारी सुविधाएं दे रखी थी। आने जाने के लिए गाड़ी, अच्छा वेतन, लंच की सुविधा, अच्छी लोकेलिटी में बढ़िया फ्लैट, और मैं यहाँ नौकरों की तरह दिन रात काम करके बेटी की देखभाल कर रही थी। आखिर मुझे भी 2 दिन में एक मेड मिल गई जिसने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी मेरा साथ दे रही है। रत्ना बहुत अच्छी थी, अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, मामा मामी अच्छे से नहीं रखते थे, मेहनत मजदूरी करवाते थे उससे। मेरे घर काम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। कहती थी, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है दीदी। आपके और मिश्का के साथ रहती हूँ तो सारे दर्द तकलीफें भूल जाती हूँ। इसी तरह दिन बीतते गए। समीर का वर्कलोड बढ़ता गया। काम को लेकर अक्सर हम दोनों में बहस हो जाती, कभी कभी तो लड़ाई तक की नौबत आ जाती थी। धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ती गईं। अब तो समीर ने काम में ही पूरी तरह मन लगा लिया था। मुझे शक होने लगा, वाकई में समीर काम में व्यस्त थे या कोई और बात थी। मुझे ना सही पर इन्हें अपनी बेटी से भी कोई लगाव नहीं था। ये बातें मेरे शक को और मजबूत कर रही थी। मिश्का अभी छोटी थी, लेकिन उसे अपने पापा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो अपने पापा के पास नहीं जाती थी, उसे समीर से डर लगता था। इसी वजह से वो मेरे ज्यादा करीब होती गई। हमें कलकत्ता आए हुए 2 महीने हो चुके थे। मेरी सोसाइटी में अच्छी जान पहचान हो गई थी, सभी से अच्छी बातचीत थी, पर समीर किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे। सबको पता था मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है। वैसे तो सोसाइटी में सभी परिवार अच्छे थे, मिलनसार थे, लेकिन सभी परिवार एजुकेटेड और हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी करने वाले बड़ी कंपनियों में कार्यरत थे। अतः सभी व्यस्त, बातें करने के लिए किसी के पास समय नहीं होता था। बस एक आलोक जी थे जो मुझे अधिकतर घर में ही दिखाई देते थे। मिलनसार, हमेशा मुस्कुराते, सबसे हंसकर बोलने वाले, हमेशा सबकी मदद करने वाले। उन्हें देखकर सोचती थी कितने अलग हैं ये समीर से। खैर, ये तो अपना अपना स्वभाव होता है। आलोक जी से अपना ध्यान हटाते हुए अपने काम में लग गई। कई दिनों से सोच रही थी, मिश्का अब बड़ी हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, क्यों ना किसी स्कूल में जॉब कर लूं। मेरा और मिश्का का एक ही समय हो, ऐसा कोई स्कूल सर्च करती हूँ। मेरा भी समय कट जाएगा और मिश्का की देखभाल भी। परंतु समीर ने मेरी नौकरी के लिए साफ मना कर दिया। कारण पूछने पर कहने लगे, मुझे औरतों का घर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप क्या चाहते हैं, इतना पढ़ लिख कर मैं घर में बैठकर घर के काम करूं और बच्चे संभालूं? मैंने गुस्से में कहा, हाँ तुम औरत हो और औरतों का यही काम है। बाहर जाकर तुम किसी भी आदमी या लड़के से बात करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और आप ऑफिस में कितनी भी लड़कियों औरतों से बात करो, उनके साथ काम करो, ये सही है, मैंने चिढ़कर कहा। मैंने तो कभी आपको नहीं टोका, कभी भी शक नहीं किया, और आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। मैं बाहर जाकर कुछ भी करूं, पर तुम नौकरी नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं। अब इस बारे में बात नहीं होगी और ना ही कोई बहस होगी। समीर की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये कैसा आदमी है, इतना पढ़ा लिखा और औरतों के लिए ऐसी सोच। बहुत ठेस लगी थी दिल को। अब मैंने समीर से बात करना और भी कम कर दिया था। मिश्का और रत्ना के साथ समय कट जाता। एक शाम आलोक जी सोसाइटी के गार्डन में मिल गए। हमने कुछ देर बातें की। रोज तो उन्हें बालकनी से ही देखती थी,
आज सामने से बातें करके लगा कितने सुलझे हुए इंसान हैं आलोक जी। अब तो कभी ना कभी आलोक जी से बातें हो ही जाती थीं। एक तरफ समीर का उखड़ा बुरा व्यवहार और एक तरफ आलोक जी का हंसमुख स्वभाव। उनसे बातें कर कर मेरा मन थोड़ा बहल जाता था, लेकिन मेरी खुशी समीर से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा आलोक जी से ज्यादा बातें करना उन्हें पसंद नहीं था। अब हमारे बीच लड़ाई का नया टॉपिक आ गया था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये मर्द से बातें करो, समीर ने गुस्से में कहा। सुना है आजकल आलोक तुम्हारा नया दोस्त बन गया है, सुख दुख की बातें होने लगी हैं तुम्हारे बीच। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी थोड़ी बातें हो जाती हैं, मैंने कहा। जरूरत क्या है तुम्हें किसी से बात करने की, घर पर रहकर अपना काम करो। इस बार समीर की आवाज और तीखी हो गई। आप नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं, आप नहीं चाहते मैं किसी से बातें करूं, आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं है, कभी मुझसे मिश्का से प्यार से बातें नहीं करते, मैं सारा दिन घर में कैद रहूं, क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? और आलोक जी से अगर बातें करती भी हूं तो क्या जाता है, क्या गलत है इसमें? आप मुझ पर शक कर रहे हो, आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो और आलोक जी से बातें करके अच्छा लगता है? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो और आलोक जी से बातें करके अच्छा लगता है? मुझे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना हम, वैसे भी आपकी छोटी सोच है हमारी। इतना सुनकर समीर ने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर मिश्का को देखकर अपना हाथ रोक लिया और बाहर बालकनी में चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ, आज तो मुझ पर हाथ भी उठाया। अब इस हद तक हमारी तकरार बढ़ गई। सुबह से किसी काम में मन नहीं लग रहा था, बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या अब मुझे अपने भविष्य के बारे में कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए? जब मेरे और समीर के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, ना प्यार ना हमदर्दी, तो क्या हम बेमन से रिश्ता निभा रहे हैं? क्यों जबरदस्ती के बंधन में बंधे हैं? मैं ऐसा कुछ सोच ही रही थी कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे निर्णय लेने में बहुत सहायता की। काजल और समीर के बीच अब तनाव ज्यादा बढ़ने लगा। काजल सोचने लगी, क्या अब मुझे अपने भविष्य के बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? हम दोनों के बीच ना प्यार है ना हमदर्दी, तो बेमन से हम एक दूसरे के साथ क्यों रह रहे हैं? इसी उलझन के साथ कुछ दिन बीत गए और बीते पिछले दिनों में मेरा और समीर का कई बार झगड़ा हुआ। मेरा आलोक जी से बातें करना समीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हम पर शक कर रहे थे और उनका शक बेबुनियाद था, जबकि पिछले कुछ दिनों से समीर के चाल चलन ने मुझे उन पर शक करने को मजबूर कर दिया। समीर ऑफिस से देरी से आने लगे, कभी कभी तो डिनर भी बाहर करके ही आते थे। हर समय मोबाइल पर बातें करते नजर आते, कभी मैसेज करते दिख जाते। मैं कुछ पूछती तो मेरा पर्सनल मैटर है तो मैं दखल देने की कोई जरूरत नहीं कहकर बात को टाल दिया करते। शायद मेरा घर से बाहर निकलना, आलोक जी से बातें करना, ये बातें उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही थीं, इसलिए वे अपने इरादों को मुझ पर जाहिर करना चाह रहे थे। पर वाकई हमारे बीच तनाव का कोई ऐसा कारण था जो मैं सोच रही थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि समीर की लाइफ में कोई औरत या लड़की है। कई बार पूछने की कोशिश की पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। पर एक दिन समीर ने एक छोटी सी बात का बड़ा इशू बना दिया। रत्ना ने बताया था कि आलोक जी कविताएं कहानियां लिखने का शौक रखते हैं। कभी कभी तो उनके कवि सम्मेलन के बारे में भी सुना था। कुछ दिनों में मिश्का के स्कूल में आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन था, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आर्टिकल लिखना था। और तब मुझे लगा कि आलोक जी से अच्छा सुझाव कौन दे सकता है, अतः मैंने उनसे मदद मांगी। वे मान गए। एक शाम आलोक जी मिश्का का आर्टिकल कंप्लीट करके जा रहे थे। मैंने उन्हें चाय ऑफर की। हम दोनों बातें करते हुए चाय का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक समीर घर पर आ गए। आज आप जल्दी आ गए? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे आज रात को कंपनी के काम से चेन्नई जाना है। मैं तो जल्दी नहीं आ रहा था, पर बॉस ने जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा हुआ मैं आ गया। जो मेरा शक था तुम दोनों पर, आज यकीन में बदल गया कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। मेरे घर पर ना रहने का अच्छा फायदा उठा लेते हो तुम दोनों।
देखिए समीर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ मिस्टर आलोक, आप हमारे पर्सनल मैटर में ना बोलो तो ही अच्छा होगा। समीर ने आलोक जी को बीच में टोकते हुए कहा। और हाँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। आलोक जी ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। मुझे इनका आलोक जी से इस तरह बातें करना अच्छा नहीं लगा और मैं गुस्से में वहां से चली गई। मेरे पीछे समीर भी आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे। मैंने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की और अपना काम करने लगी। ये देखकर समीर का गुस्सा और बढ़ गया। ये आदमी हमारे घर क्या कर रहा था और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्यों आता है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम किसी गैर मर्द से बातें करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम घर पर बैठकर अपना काम नहीं कर सकती हो? मेरे इग्नोर करने पर इस बार और गुस्से में ऊंची आवाज में बोले। क्यों, मैं सारा दिन बस घर का काम ही करती रहूं? मैंने जवाब दिया। आपके पास तो मेरे लिए समय है नहीं। अगर आलोक जी थोड़ा समय हंस बोल लेते हैं तो क्या हुआ? क्या गलत है इसमें? आपने तो नौकरानी बना रखा है मुझे। इसके बाद आपका रुख व्यवहार दम घुटता है मेरा। अकेलापन महसूस होता है मुझे। ओह, तो तुम्हारा अकेलापन दूर करता है आलोक। यह सुनकर मैंने समीर को गुस्से से देखा और कहा, मुझे आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अपने अहंकार में आप इतना गिर जाओगे कि उस भले इंसान को ऐसा गलत बोल रहे हो। आलोक तुम्हें भला लगता है? शायद मुझसे भी अच्छा। हाँ, आपसे भी अच्छा, मैंने गुस्से में कहा। आपको भी तो कोई मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है, तभी तो मेरे लिए और मिश्का के लिए वक्त नहीं है आपके पास। किसी और को वक्त दे रखा है आपने। बस बहुत हुआ, कहकर समीर ने मेरे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। खून खौल उठा मेरा। इस आदमी से बहस करने का क्या मतलब? ये सोचकर आंखों में आंसू रोक कर मिश्का के कमरे में चली गई। अच्छा हुआ मिश्का गार्डन में खेलने गई थी, उसने ये सब तमाशा नहीं देखा। उसके मासूम दिल पर बुरा असर पड़ता इसका। मम्मा, आप कहाँ हो? मिश्का की आवाज सुनकर मैं चौंक कर बाहर आई। आप यहाँ हो? और पापा कहाँ हैं? क्या, पापा चले गए? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ मम्मा, टैक्सी में बैठे और चले गए। अब तो वे रात को आएंगे ना। मिश्का अपने पापा की आने जाने से बेफिक्र अपने रूम में जाकर लिखे हुए आर्टिकल को फाइल में मैनेज करने लगी। चलो अब कुछ दिन शांति से कटेंगे, ये सोचती मैं रसोई घर में जाने लगी। आज कुछ अच्छा बनाती हूँ, मिश्का की पसंद का। ओह वाह मम्मा, आज आपने पाव भाजी और गुलाब जामुन बनाए हैं, मेरे फेवरेट। मिश्का खुश होकर खाना खाने लगी, इस बात से अनजान कि आज उसके पापा घर पर नहीं हैं। खाना खाकर हम बेडरूम में सोने चले गए। बेड पर लेटे लेटे मिश्का आज लिखे आर्टिकल के बारे में बताने लगी। आज कुछ अलग ही मूड में थी मिश्का। शायद आलोक जी का लिखा आर्टिकल उसे अच्छा लगा था। मैं भी उसकी बातें सुन रही थी। समीर के तमाचे का दर्द भूलकर आज मैं बड़े ही अच्छे मूड में थी। आगे मेरी जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला था, इससे अनजान मैं मिश्का को बड़बड़ करते प्यार से देख रही थी।